द अल्टीमेट बिगिनर्स गाइड टू मार्केट स्ट्रक्चर में आपका स्वागत है। इस कोर्स में आप मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में एक सिंपल और नीटली ऑर्गेनाइज तरीके से सीखेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। बिना किसी देरी के चलिए कोर्स शुरू करते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर सिंपली यह लॉजिक है कि प्राइस एक्शन समय के साथ कैसे इवॉल्व होता है। अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ जाता है तो आप ट्रेंड्स और उनके ट्रांजिशंस को आसानी से पहचान सकते हैं। अलग अलग मार्केट सिनारियोज में मिलने वाले स्पेसिफिक ट्रेड अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट ऑर्डर्स रखने के लिए सही लेवल्स को पहचान सकते हैं। प्राइस एक्शन कैसे मूव करता है इसकी मिस्ट्री को दूर कर सकते हैं और अपैरेंट केओस में ऑर्डर निकाल सकते हैं। चाहे आप कोई भी स्ट्रैटेजी या अप्रोच यूज करें, मार्केट स्ट्रक्चर का नॉलेज आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। जब कोई प्राइस चार्ट को देखता है तो सबसे पहले जो चीज नोटिस होती है वो ये है कि मार्केट हाइज और लोज बनाता है। भले ही प्राइस एक्शन बहुत केओटिक लगे, हमें फिर भी यह महसूस होता है कि इसके पीछे कोई स्ट्रक्चर है। हाइज और लोस के बिहेवियर के 3 बेसिक टाइप्स होते हैं और भले ही यह सिंपल लगे, बाद में आप देखेंगे कि यह काफी इंट्रिकेट हो सकता है। मार्केट 3 तरीकों से मूव कर सकता है: अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या साइडवेज मूवमेंट। इन तीनों मार्केट सिनारियोज को पहचानने का बेस्ट तरीका डाउ थ्योरी से आता है। अप ट्रेंड को हायर हाइज और हायर लोज से आइडेंटिफाई किया जाता है। अप ट्रेंड में बायर्स ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, इसलिए अपवर्ड प्राइस मूवमेंट्स का सम डाउनवर्ड प्राइस मूवमेंट से ज्यादा होता है। डाउन ट्रेंड को लोअर हाइज और लोअर लोज से आइडेंटिफाई किया जाता है। डाउन ट्रेंड में सेलर्स ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, इसलिए डाउनवर्ड प्राइस मूवमेंट्स का सम अपवर्ड प्राइस मूवमेंट से ज्यादा होता है। साइडवेज मूवमेंट को फ्लैट हाइज और फ्लैट लोज से पहचाना जाता है। साइडवेज मार्केट में अप और डाउन प्राइस मूवमेंट्स का साइज लगभग इक्वल होता है। एक और पर्सपेक्टिव से देखें तो अप ट्रेंड में डिमांड सप्लाई से ज्यादा होती है, डाउन ट्रेंड में सप्लाई डिमांड से ज्यादा होती है। साइडवेज मूवमेंट में सप्लाई और डिमांड एक इक्विलिब्रियम में होते हैं, इसीलिए ट्रेंड के साथ ट्रेड करना मेजर रिवर्सल पकड़ने की कोशिश करने से ज्यादा आसान होता है। ट्रेंड के साथ ट्रेड करना आसान है, लेकिन रिवर्सल इवेंचुअली आएगा ही आएगा, इसलिए उसके लिए तैयार रहना जरूरी है। डाउ थ्योरी को देखें तो प्राइस एक्शन के रिवर्स होने के 4 मेन तरीके होते हैं: फेलियर स्विंग, जिसे पुल बैक भी कहते हैं; नॉन फेलियर स्विंग, जिसे एक्सपैंडिंग पिवट या ट्रैप भी कहते हैं; डबल टॉप या बॉटम; और वी पैटर्न, जिसे क्लाइमैक्स भी कहते हैं। अब हम इन रिवर्सल पैटर्न्स के पीछे की लॉजिक को समझते हैं। जैसा कि हमने पहले देखा, अप ट्रेंड में हायर हाइज और हायर लोज बनते हैं, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट पर मार्केट नया हायर हाई बनाने में फेल हो जाता है। इसका सिंपल लॉजिक ये है कि बायर्स की स्ट्रेंथ कम हो रही है और वे नया हाई बनाने में फेल हो रहे हैं, जिससे सेलर्स को एंट्री का मौका मिल जाता है। फेलियर स्विंग कंफर्म करने के लिए प्राइस को प्रीवियस लो तोड़ना होता है, जिससे एक नया लोअर लो बनता है। यह सिग्नल देता है कि सेलर्स अब मार्केट में एक्टिवली एंटर कर रहे हैं और प्राइस डाउनसाइड की ओर मूव कर सकता है। फेलियर स्विंग या पुलबैक को ट्रेड करने का सही तरीका ब्रेकआउट पर सेल करना नहीं है, बल्कि प्राइस के सप्लाई जोन में वापस आने का वेट करना चाहिए। इससे एक ज्यादा प्रिसाइज एंट्री और लॉजिकल स्टॉप लॉस प्लेसमेंट मिल सकता है। अगर आप फेलियर स्विंग का लॉजिक समझ गए हैं तो नॉन फेलियर स्विंग को समझना भी आसान हो जाएगा। अब ट्रेंड के एग्जाम्पल में नॉन फेलियर स्विंग तब होता है जब मार्केट पहले हायर हाई बनाता है और फिर तुरंत एक लोअर लो बनाता है। फेलियर स्विंग में पहले बायर्स फेल होते हैं, फिर सेलर्स आते हैं, लेकिन नॉन फेलियर स्विंग में सेलर्स पहले ही एग्रेसिवली एंट्री ले लेते हैं। यह ट्रेंड में एक मेजर रप्चर को रिप्रेजेंट करता है। इसे एक्सपैंडिंग पिवट क्यों कहा जाता है, यह समझना भी आसान है। हाइज और लोज समय के साथ एक्सपैंड होते हैं। एक्सपैंडिंग पिवट को ट्रेड करने का तरीका यह है कि प्राइस के सप्लाई जोन में वापस रिट्रेस करने का वेट किया जाए, जो लास्ट हायर हाई के पास होता है, खासकर जब अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में ट्रांजिशन कर रहा हो। डबल टॉप या बॉटम फेलियर स्विंग और नॉन फेलियर स्विंग के बीच का कुछ होता है। इस पैटर्न में बायर्स एक फ्लैट हाई बनाते हैं, यानी एक डबल टॉप। इसका लॉजिक यह है कि बायर्स के पास अभी भी पावर होती है, लेकिन वे नया हायर हाई बनाने के लिए इनफ स्ट्रांग नहीं होते। इस पैटर्न की कंफर्मेशन तब होती है जब सेलर्स एक लोअर लो बनाते हैं। आइडियल सिनारियो यह होता है कि प्राइस वापस सप्लाई जोन में आए, जो फ्लैट हाई के पास हो। बाकी पैटर्न्स की तरह ट्रेडर को वेट करना चाहिए कि प्राइस सप्लाई जोन में पुल बैक करे जब अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में ट्रांजिशन कर रहा हो। डबल टॉप को ट्रेड करने का एक और तरीका यह है कि रेजिस्टेंस लेवल पर डबल टॉप बनने की एंटिसिपेशन की जाए, ये देखने के लिए कि प्राइस एक्शन उस लेवल पर कैसे बिहेव कर रहा है।
बाद में हम इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे। चौथा पैटर्न है क्लाइमैक्स, जिसे भी टॉप या बॉटम भी कहा जाता है। क्लाइमैक्स तब होता है जब डोमिनेंट मार्केट प्लेयर, जो इस केस में बायर्स है, एक साफ और ओवर एक्सटेंडेड मूवमेंट प्रोड्यूस करता है। ये मूवमेंट इस मार्केट प्लेयर की एनर्जी को एग्जॉस्ट कर देता है और इसके बाद ऑपोजिट मार्केट प्लेयर से एक क्लीन मूवमेंट आता है। इस पैटर्न को ट्रेड करने का तरीका यह है कि प्राइस एक्शन के सटल रिवर्सल मैकेनिक्स को क्लोजली ऑब्जर्व किया जाए, खासकर जब प्राइस ओवर एक्सटेंडेड हो। भले ही ये चारों पैटर्न्स काफी सिंपल लगें, लेकिन कभी कभी ये एक दूसरे में इंटरट्वाइन हो जाते हैं और डिसेप्टिव सिचुएशंस पैदा कर सकते हैं। कई वेरिएशंस हो सकती हैं कि यह कैसे होता है। उदाहरण के लिए, इस इलस्ट्रेशन में हमारे पास एक डबल टॉप है जिसे लोअर लो कंफर्म कर रहा है। हालांकि मार्केट सप्लाई जोन को रिस्पेक्ट नहीं करता, जहां से एक शॉर्ट ट्रेड फ्रेम किया जा सकता था और एक हायर हाई बना देता है। इसका मतलब है कि मार्केट ने ट्रेंड रिवर्सल के बजाय एक एक्सपैंडिंग पिवट या नॉन फेलियर स्विंग को अपसाइड में क्रिएट कर दिया। नोटिस करें कि हाइज और लोज के एवोल्यूशन में एक छोटा सा चेंज कैसे ट्रेंड रिवर्सल के कॉन्सेप्ट को ट्रेंड कंटिन्यूएशन में बदल देता है। ट्रेडर को रियल टाइम में नए सिनारियो के साथ अडेप्ट करना आना चाहिए, जिसका मतलब है कि लो के पास डिमांड जोन में ट्रेड को फ्रेम करना। अब तक हमने मार्केट स्ट्रक्चर को सिर्फ हाइज और लोज के नजरिए से देखा है, लेकिन जब हम कैंडल बॉडीज और शैडोज को ऐड करते हैं तो चीजें और ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंट्रिकेट हो जाती हैं। हाइज, लोज, कैंडल बॉडीज और शैडोज के बीच का रिलेशनशिप मार्केट स्ट्रक्चर की इंटरप्रिटेशन को बदल देता है। इससे चार कॉन्सेप्ट सामने आते हैं: ट्रू ब्रेकआउट, सॉलिड स्ट्रक्चर, फॉल्स ब्रेकआउट और फेक स्ट्रक्चर। चलिए इसे अप ट्रेंड के एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन करें कि प्राइस एक हायर हाई बनाता है और पिछले हाई के ऊपर क्लोज करता है। टेक्निकली यह एक ट्रू ब्रेकआउट है। इसका मतलब यह भी है कि इन दो हाइस के बीच का लो एक सॉलिड स्ट्रक्चर माना जा सकता है। इसका रीजन यह है कि जिन बायर्स ने लो से मूवमेंट शुरू किया था, वे एक हायर हाई बनाने और लास्ट हाई के ऊपर क्लोज करने में सफल रहे, यानी उन्होंने खुद को प्रूव कर दिया। अब थोड़ा अलग सिनारियो देखें। प्राइस एक हायर हाई बनाता है, लेकिन लास्ट हाई के ऊपर क्लोज नहीं करता। यह एक फॉल्स ब्रेकआउट है, जिससे बीच का लो फेक स्ट्रक्चर बन जाता है। इसका कारण यह है कि बायर्स ने भले ही प्रीवियस हाई को पार कर लिया हो, लेकिन सेलर्स ने उन्हें अब्जॉर्ब कर लिया और प्राइस को लास्ट हाई के नीचे क्लोज करा दिया, जिससे यह दिखता है कि बायर्स उतने स्ट्रांग नहीं हैं जितना वे दिख रहे थे। ध्यान दें कि हाइज और लोज के हिसाब से मार्केट एक डायरेक्शन में बढ़ सकता है, लेकिन जब हम कैंडल बॉडीज और शेडोज को देखते हैं तो एक ट्रेंड चेंज हो सकता है। फॉल्स ब्रेकआउट को बुल ट्रैप पैटर्न के रूप में देखा जा सकता है, जहां बायर्स को ऊपर जाने के लिए मिसलीड किया जाता है, लेकिन मार्केट तुरंत नीचे गिर जाता है। इसी तरह फॉल्स ब्रेकआउट को बेयर ट्रैप पैटर्न भी माना जा सकता है, जहां सेलर्स को डाउनसाइड की तरफ मिसलीड किया जाता है, लेकिन मार्केट तुरंत ऊपर चला जाता है। बिगिनर्स अक्सर सोचते हैं कि एक बार अप ट्रेंड एस्टैब्लिश हो जाने के बाद हाई के ब्रेकआउट पर लॉन्ग जाना या डाउन ट्रेंड में लो के ब्रेकआउट पर शॉर्ट जाना अच्छा आइडिया है, लेकिन यह बहुत ही गलत सोच है, दो कारणों से। पहला, ब्रेकआउट ट्रेडर्स मार्केट मैनिपुलेशन के लिए आसान शिकार होते हैं। वे ही होते हैं जो बुल और बेयर ट्रैप्स में फंस जाते हैं। दूसरा कारण यह है कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग बहुत ही इम्प्रेसाइज होती है। आपको ब्रेकआउट ट्रेडर नहीं बनना चाहिए, बल्कि पुलबैक ट्रेडर बनना चाहिए। इससे आप छोटे स्टॉप्स लॉस, ज्यादा प्रिसाइज एंट्रीज और बड़े टारगेट्स का फायदा उठा सकते हैं। जब ब्रेकआउट होता है तो मार्केट में एंट्री लेने का टेम्पटेशन बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन एक ट्रेडर को पेशेंस रखना चाहिए और पुलबैक का वेट करना चाहिए। कई बार पुलबैक हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं होता, लेकिन कोई बात नहीं, मार्केट में हमेशा नई ट्रेड अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। ट्रेडिंग में प्रिसीजन कोई फालतू की चीज नहीं, बल्कि एक जरूरत है। इमेजिन करें कि स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों सेम लेवल्स पर हैं, लेकिन सिर्फ एंट्री चेंज होती है। एक ज्यादा प्रिसाइज एंट्री रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को काफी हद तक इंप्रूव कर सकती है। यही टेक्निकल एनालिसिस का मकसद होता है, एंट्री के लोकेशन और टाइमिंग को इंप्रूव करना, ताकि रिस्क मिनिमाइज हो और रिवॉर्ड मैक्सिमाइज हो। मार्केट स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी के बीच के रिलेशनशिप को समझना भी बहुत जरूरी है। सबसे पहले लिक्विडिटी को डिफाइन करते हैं। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि मार्केट को बिना सिग्निफिकेंट प्राइस चेंज के कितनी आसानी से ट्रेड किया जा सकता है। लिक्विडिटी सीधे मार्केट डेप्थ से जुड़ी होती है, यानी प्राइस लेवल्स पर कितनी ऑर्डर्स मौजूद हैं। जितना डीप मार्केट होगा, उतनी ज्यादा लिक्विडिटी होगी। प्राइस चार्ट में कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस होती हैं जहां मार्केट की डेप्थ ज्यादा होती है और इसलिए लिक्विडिटी भी ज्यादा होती है। इन जगहों में सबसे ऑब्वियस लोकेशंस हैं हाइस के ऊपर और लोस के नीचे,
यहाँ नेचुरली ऑर्डर्स का क्लस्टर होता है, क्योंकि कई ट्रेडर्स या तो अपनी स्टॉप लॉस ऑर्डर्स वहीं रखते हैं या ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके एंट्री लेते हैं। उदाहरण के लिए, हाइस के ऊपर उन ब्रेकआउट ट्रेडर्स की बाय स्टॉप ऑर्डर्स होती हैं जो सोचते हैं कि प्राइस के लास्ट हाई को तोड़ने पर लॉन्ग जाना एक अच्छा आइडिया है। इसी जगह पर उन ट्रेडर्स की स्टॉप लॉस ऑर्डर्स भी होती हैं जिन्होंने हाई के पास शॉर्ट किया था, क्योंकि शॉर्ट ट्रेड की स्टॉप लॉस ऑर्डर भी एक बाय स्टॉप ऑर्डर होती है। लोस के नीचे उन ब्रेकआउट ट्रेडर्स की सेल स्टॉप ऑर्डर्स होती हैं जो सोचते हैं कि प्राइस के लास्ट लो को तोड़ने पर शॉर्ट जाना सही रहेगा। वहीं उन ट्रेडर्स की स्टॉप लॉस ऑर्डर्स भी होती हैं जिन्होंने लो के पास लॉन्ग किया था, क्योंकि लॉन्ग ट्रेड की स्टॉप लॉस ऑर्डर एक सेल स्टॉप ऑर्डर होती है। यह सब समझना जरूरी है, क्योंकि प्राइस के हाई लिक्विडिटी लेवल्स के पास होने वाले बिहेवियर को क्लोजली ऑब्जर्व करके एक ट्रेडर रियल टाइम में मार्केट मैनिपुलेशन टैक्टिक्स को पहचान सकता है। इससे न केवल ट्रेडर मैनिपुलेशन से बच सकता है, बल्कि ट्रेंड के अगले मूव को भी एंटिसिपेट कर सकता है। बुल और बेयर ट्रैप पैटर्न्स, जिनके बारे में हमने पहले चर्चा की थी, लिक्विडिटी जोन्स जो हाइस के ऊपर और लोस के नीचे होते हैं, उनका फायदा उठाते हैं ताकि नए और अनजान मार्केट प्लेयर्स को सूक्ष्म रूप से मैनिपुलेट किया जा सके। अब समय आ गया है कि हम थोड़ा और एडवांस्ड कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करें। फ्रैक्टल मार्केट स्ट्रक्चर। प्राइस फ्रैक्टल होता है, जिसका मतलब है कि पैटर्न्स खुद के अंदर या बाहर रिपीट होते हैं। ये इस पर डिपेंड करता है कि आप किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। इसका ट्रेडिंग पर गहरा असर पड़ता है। सबसे बेसिक इंप्लीकेशन ये है कि जिस टाइम फ्रेम पर आप ट्रेड करते हैं वह मैटर नहीं करता। प्राइस एक्शन सेम बिहेवियर प्रोड्यूस करता है, चाहे वह 1 सेकंड टाइम फ्रेम हो या मासिक समय फ्रेम। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप एडजेसेंट टाइम फ्रेम्स में क्या हो रहा है ये देख सकते हैं बिना बार बार टाइम फ्रेम्स स्विच किए। उदाहरण के लिए, होम टाइम फ्रेम में बड़े हाइज और लोज, हायर टाइम फ्रेम में छोटे हाइज और लोज होते हैं। होम टाइम फ्रेम में छोटे हाइज और लोज स्मॉलर टाइम फ्रेम में बड़े हाइज और लोज बन जाते हैं। जब हम प्राइस एक्शन की फ्रैक्टल नेचर को मार्केट स्ट्रक्चर इनसाइट्स के साथ जोड़ते हैं तो हम बहुत इंटरेस्टिंग कंक्लूजन्स पर पहुंचते हैं। फ्रैक्टल का मतलब है कि हाइज और लोज की एक सीरीज अपने अंदर ही बार बार रिपीट होती है और यूनिक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती है। उदाहरण के लिए, इस इलस्ट्रेशन में आप देख सकते हैं कि एक हायर हाई और एक हायर लो बना है, जो कि एक अप ट्रेंड को दिखाता है। हम थोड़ा और गहराई में जा सकते हैं और मार्केट को ज्यादा डिटेल में देख सकते हैं। इस कलर में हम एक छोटे फ्रैक्टल को देख सकते हैं जो कि बड़े फ्रैक्टल के अंदर बना हुआ है। ध्यान दें कि बीच में जो ये रिट्रेसमेंट है वह टेक्निकली ऊपर जा रहा है, लेकिन उसके अंदर एक छोटा फ्रैक्टल नीचे की तरफ मूव कर रहा है। फ्रैक्टल एनालिसिस हमें यह समझने में मदद करता है कि एक अप ट्रेंड के अंदर डाउन ट्रेंड हो सकता है या इसके ऑपोजिट। ज्यादा पावरफुल रिवर्सल्स तब होते हैं जब दोनों फ्रैक्टल एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। ये एक तरह का पैराडॉक्स है। आपकी पर्सपेक्टिव के हिसाब से प्राइस एक ही समय में ऊपर और नीचे दोनों जा सकता है। ये तभी समझा जा सकता है जब आप प्राइस एक्शन की फ्रैक्टल नेचर को देखेंगे। हालांकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन ये एक्चुअली एक मेजर अपॉर्चुनिटी है। एक बड़े फ्रैक्टल में जो ऊपर जा रहा है, हम एक छोटा फ्रैक्टल देख सकते हैं जो नीचे जा रहा है, और उस छोटे फ्रैक्टल के अंदर एक और भी छोटा फ्रैक्टल हो सकता है जो ऊपर जा रहा हो, और यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। ये बहुत यूजफुल है क्योंकि छोटे ट्रेंड्स बड़े ट्रेंड्स के लिए काउंटर पॉइंट क्रिएट करते हैं। जब फ्रैक्टल एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो ट्रेडिंग करना आसान हो जाता है। किसी भी ट्रेंड में एक डोमिनेंट मार्केट प्लेयर और एक सब डोमिनेंट मार्केट प्लेयर होता है। अप ट्रेंड में डोमिनेंट प्लेयर बायर्स होते हैं क्योंकि उनके पास कंट्रोल होता है। सेलर्स सब डोमिनेंट होते हैं क्योंकि वे सिर्फ रिट्रेसमेंट ही क्रिएट कर सकते हैं। डाउन ट्रेंड में इसका उल्टा होता है, सेलर्स के पास कंट्रोल होता है और बायर्स सिर्फ रिट्रेसमेंट बना सकते हैं। साइडवेज मूवमेंट में कोई क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं होती क्योंकि बायर्स और सेलर्स के पास लगभग इक्वल पावर होती है। किसी भी मार्केट सिनारियो में हम कम से कम 2 फ्रैक्टल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक मेजर और एक माइनर। अगर आप किसी रियल प्राइस चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो आपको 2 से ज्यादा फ्रैक्टल्स दिख सकते हैं, लेकिन एनालिसिस को सिर्फ 2 फ्रैक्टल्स तक सीमित रखना सबसे बेहतर सॉल्यूशन साबित होता है। ट्रेडर्स हमेशा मार्केट स्ट्रक्चर को मैप आउट करने के तरीकों की तलाश में रहते हैं क्योंकि इससे प्राइस मूवमेंट का मिस्ट्री और एम्बिग्विटी कम हो जाता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कई तरीके हैं और यह जरूरी नहीं कि ये तरीके एक दूसरे को एक्सक्लूड करें, बल्कि अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को कंबाइन करके एक ही मार्केट सिनारियो को देखने से ज्यादा वैल्यू मिलती है। जब आप कोई प्राइस चार्ट ओपन करते हैं तो सबसे पहली चीज जो आपको डिसाइड करनी होती है वह है कि आप कितनी डेटा कंसिडर करने वाले हैं। अगर डेटा बहुत कम है
तो आपको बड़ी पिक्चर समझने में मुश्किल होगी और आप डिटेल्स को सही से कॉन्टेक्चुअलाइज नहीं कर पाएंगे। अगर डेटा बहुत ज़्यादा है तो आप प्राइस एक्शन की इंपॉर्टेंट डिटेल्स और न्यूआंसेस को नहीं देख पाएंगे। ऑप्टिमल डेटा अमाउंट आपको दोनों चीज़ें देखने में मदद कर देता है, प्राइस एक्सट्रीम्स और कैंडलस्टिक के न्यूआंसेस। मैं हमेशा आपको सजेस्ट करता हूं कि जब कोई प्राइस चार्ट ओपन करें तो सबसे पहले हाइज और लोज को काउंट करें। इससे आपको यह समझने में मदद मिलती है कि प्राइस अभी मार्केट स्ट्रक्चर के किस हिस्से में है, कौन मार्केट को कंट्रोल कर रहा है और किन इंपॉर्टेंट लेवल्स पर ध्यान देना चाहिए। उदाहरण के लिए इस चार्ट में हम एक ऑप्टिमल प्राइस एक्शन देख सकते हैं। इस तरह हाइज और लोज को काउंट करके हम तुरंत अप ट्रेंड को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और इस केस में लास्ट डिमांड जोन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर प्राइस वहां वापस आता है तो हम ये देख सकते हैं कि प्राइस वहां कैसा बिहेव करता है और ऑक्सिलरी टूल्स की मदद से इस बिहेवियर की कन्फर्मेशन ले सकते हैं। इस तरीके से आपको बार बार चार्ट को स्क्रॉल करने या टाइम फ्रेम्स को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो अक्सर कंफ्यूजन पैदा करता है। मार्केट स्ट्रक्चर को ऑटोमेटिकली डिटर्मिन करने के कुछ तरीके भी हैं, जो खासतौर पर उन ट्रेडर्स के लिए यूजफुल हैं जिन्हें अभी प्राइस स्ट्रक्चर को पढ़ने का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। पहला तरीका है जिगजैग इंडिकेटर का यूज करना और दूसरा तरीका है विलियम्स फ्रैक्टल्स इंडिकेटर का यूज करना। सबसे पहले देखते हैं कि जिगजैग कैसे काम करता है। इंडिकेटर को प्लॉट करें और सेटिंग्स में जाकर प्राइस डिविएशन फॉर रिवर्सल्स को 1 पर सेट करें और पिवट लैग्स को 2 पर रखें। आप देखेंगे कि यह इंडिकेटर आपके लिए ऑटोमेटिकली बड़े मार्केट स्ट्रक्चर को हाईलाइट कर देगा। अगर आप प्राइस डिविएशन फॉर रिवर्सल्स को 0.5 पर सेट करते हैं तो इंडिकेटर छोटे स्ट्रक्चर को हाईलाइट करेगा, और अगर इसे 0.1 पर सेट करें तो यह और भी छोटे स्ट्रक्चर को दिखाएगा। अब आपको इसका आइडिया मिल गया होगा। आप 2 जिगजैग इंडिकेटर्स भी प्लॉट कर सकते हैं, एक मेजर स्ट्रक्चर के लिए और दूसरा माइनर स्ट्रक्चर के लिए, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर को ऑटोमेटिकली देखने का दूसरा तरीका है विलियम्स फ्रैक्टल्स इंडिकेटर का इस्तेमाल करना। यह इंडिकेटर उस कैंडल के ऊपर एक आरो बनाएगा जो कि एक सर्टेन नंबर की कैंडल्स के बीच हाईएस्ट हाई या लोएस्ट लो को रिप्रेजेंट करता है। सेटिंग्स में पीरियड्स नाम के बॉक्स में जाकर आप रेजोल्यूशन को बदल सकते हैं। अगर आप लोअर पीरियड जैसे कि 3 रखते हैं तो यह स्ट्रक्चर की ज्यादा डिटेल्ड रेजोल्यूशन दिखाएगा। वहीं अगर आप इसे 9 जैसे बड़े पीरियड पर सेट करते हैं तो यह कुछ नॉइस को फिल्टर करेगा और सिर्फ इंपॉर्टेंट मार्केट स्ट्रक्चर को दिखाएगा। हालांकि मार्केट स्ट्रक्चर को ऑटोमेटिकली मैप करने के ये तरीके बिगिनर्स के लिए काफी यूजफुल हैं, लेकिन मैन्युअली इसे पहचानने का तरीका सीखने से बेहतर कुछ नहीं। यह जरूरी है कि आप चार्ट में मेजर और माइनर हाइस और लोस को पहचानना सीखें और यह भी समझें कि ऐसा करने पर अक्सर एम्बिग्विटी क्यों उभरती है। जब आपने हाइस और लोस को चार्ट पर मार्क कर लिया तो अब आपको उन्हें इंटरप्रेट करना आना चाहिए। यही वह जगह है जहां बिग 3 फेज एनालिसिस मेथड्स काम आती है। मार्केट स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के 3 बड़े तरीके हैं, डाउ थ्योरी, वाइकॉफ मेथड और एलियट वेव थ्योरी। डाउ थ्योरी का मेन प्रिंसिपल है कि मार्केट में हाइज और लोज के एवोल्यूशन को ऑब्जर्व करके ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया जाए। यह मार्केट में ट्रेंड को पहचानने का सबसे पुराना और आज भी सबसे इफेक्टिव तरीका है। वाइकॉफ मेथड को आप डाउ थ्योरी का एक एवोल्यूशन मान सकते हैं। इसमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के सिंपल तरीके के साथ साथ वेल इन्फॉर्म्ड ट्रेडर्स द्वारा अनइन्फॉर्म्ड ट्रेडर्स को मैनिपुलेट करने की प्रोसेस को भी समझा जाता है। यह प्रोसेस सप्लाई या डिमांड के अब्जॉर्प्शन से शुरू होती है, फिर एक फाइनल मैनिपुलेटिव मूव होती है जिससे एक नया ट्रेंड शुरू हो जाता है। वाइकॉफ मेथड का मेन एलिमेंट ट्रैप पैटर्न है। एलियट वेव की एसेंस फ्रैक्टल तरीके से 5 से 3 पैटर्न को पहचानने में है। अगर आप इस बेसिक आइडिया को फॉलो करते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, बजाय इसके कि आप थ्योरी के बहुत स्पेसिफिक रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। मार्केट स्ट्रक्चर को बेहतर तरीके से समझने के लिए आप डाउ, वाइकॉफ और एलियट को इंटीग्रेट कर सकते हैं। जब ये तीनों एक दूसरे से अग्री करते हैं तो आप एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप बना सकते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर को इंटरप्रेट करने का एक और तरीका है चार्ट पैटर्न्स को पहचानना, जिन्हें प्राइस एक्शन पैटर्न्स भी कहा जाता है। ये पैटर्न्स 3 प्रकार के होते हैं, रिवर्सल, कंटिन्यूएशन और न्यूट्रल पैटर्न्स। अगर आप चार्ट पैटर्न्स को गहराई से समझना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल पर चार्ट पैटर्न्स वाली वीडियो देखें। भले ही कई चार्ट पैटर्न्स मौजूद हैं, लेकिन सबसे अच्छे पैटर्न्स वही हैं जिन्हें हमने पहले देखा है। अगर आप मार्केट को इन 4 तरीकों से देखने की आदत डाल लेते हैं तो आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे
और आपको दर्जनों क्लासिक चार्ट पैटर्न्स को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हकीकत में वे कई कारणों से अक्सर अनरिलायबल साबित होते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर को मैप करने का अगला तरीका हार्मोनिक पैटर्न्स है। हार्मोनिक पैटर्न्स को एक तरह के प्राइस एक्शन पैटर्न्स की कैटेगरी में रखा जा सकता है। इनमें होता यह है कि हार्मोनिक पैटर्न्स कुछ स्पेसिफिक वर्टिकल रेशियोज को फॉलो करते हैं, इसलिए इन्हें हार्मोनिक कहा जाता है। चार्ट पैटर्न्स की तरह ही कई हार्मोनिक पैटर्न्स होते हैं, लेकिन सबसे अच्छे और रिलायबल पैटर्न्स वही होते हैं जो सिंपल होते हैं, जैसे कि AB बराबर CD पैटर्न। मार्केट स्ट्रक्चर को समझने का एक और तरीका है एम और W पैटर्न्स को पहचानना, जिन्हें आर्थर मेरिल ने आउटलाइन किया था। एम और W पैटर्न्स को समझने के लिए यह देखना यूजफुल होगा कि प्राइस एक्शन एक ग्रिड पर कैसे बिहेव करता है। ये पैटर्न्स आपको प्राइस एक्शन से निकलने वाली अलग अलग पॉसिबिलिटीज को समझने में मदद करते हैं, खासतौर पर प्राइस मूवमेंट्स के 4 ऑल्टरनेशंस को ध्यान में रखते हुए। ये 32 पैटर्न्स 6 बेसिक कैटेगरीज में क्लासिफाइड किए जा सकते हैं: अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, हेड एंड शोल्डर्स, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स, ट्रायंगल्स और ब्रॉडनिंग फॉर्मेशंस। अप ट्रेंड के 4 पॉसिबिलिटीज होती हैं, डाउन ट्रेंड के 4 पॉसिबिलिटीज होती हैं, हेड एंड शोल्डर्स के 6 पॉसिबिलिटीज होती हैं, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स के 6 पॉसिबिलिटीज होती हैं, ट्रायंगल फॉर्मेशंस के 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं और ब्रॉडनिंग फॉर्मेशंस के 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं। यहाँ 2 इंपॉर्टेंट बातें ध्यान में रखने वाली हैं। पहली, इन पैटर्न्स और उनके नामों को याद रखना जरूरी नहीं है, और दूसरी, ये प्राइस एक्शन की सारी पॉसिबिलिटीज को पूरी तरह रिप्रेजेंट नहीं करते। उदाहरण के लिए, एम और W पैटर्न केवल 4 प्राइस मूवमेंट और Y एक्सिस पर उनके वेरिएशन को कंसीडर करते हैं, लेकिन प्राइस एक्शन X एक्सिस में होने वाले चेंजेस को भी एक साथ इनकॉर्पोरेट करता है। इसके अलावा ये पैटर्न्स खुद के अंदर ही बार बार रिपीट होते हैं, जैसा कि हमने पहले देखा। असल में पॉइंट यह है कि प्राइस एक्शन के 4 कंसेक्यूटिव मूवमेंट्स किस तरह नजर आ सकते हैं, इसे समझना ज्यादा जरूरी है। मार्केट स्ट्रक्चर को समझने के लिए साइकिल एनालिसिस भी एक हेल्पफुल तरीका है। हम मार्केट को एक सिंपल तरीके से देख सकते हैं, जहां एक साइक्लिक कंपोनेंट होता है और एक ट्रेंड कंपोनेंट। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो हमें ट्रेंडिंग हाइज और लोज की एक सीरीज मिलती है। साइक्लिक कंपोनेंट को हाइज और लोज के फ्रैक्टल के रूप में देखा जा सकता है। असली मार्केट में अलग अलग एम्पलीट्यूड्स और लेंथ्स के साथ अलग अलग हाइज और लोज के फ्रैक्टल आपस में इंटरट्वाइन होते हैं, और यही मार्केट स्ट्रक्चर के पैटर्न्स को जन्म देता है। उदाहरण के लिए, इस इलस्ट्रेशन में हमारे पास 2 साइकिल्स हैं। एक मेजर साइकिल है जो इस कलर में दिख रही है, और एक माइनर साइकिल है जो इस कलर में है, जो प्राइस एक्शन में होने वाली मूवमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम इन दोनों साइकिल्स को एक साथ ओवरले करें तो हमें एक नया पैटर्न मिलता है। ध्यान दें कि कुछ पैटर्न्स जैसे फेलियर स्विंग और नॉन फेलियर स्विंग यहां उभर कर आते हैं, जिन्हें हम पहले से पहचानते हैं। अगर हम इन साइकिल्स को थोड़ा बदल दें तो मार्केट की एक अलग कंडीशन बनती है। इस केस में इन पर्टिकुलर साइकिल्स का सुपरपोजिशन डबल टॉप्स और डबल बॉटम्स बनाता है। अगर हम साइकिल्स को फिर से थोड़ा और बदलें तो ये हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न उभर आता है। रिट्रेसमेंट्स की डेप्थ पर ध्यान देना भी इंपॉर्टेंट है। आमतौर पर रिट्रेसमेंट की डेप्थ और ट्रेंड की पावर के बीच इनवर्स रिलेशनशिप होती है। जितने शैलो रिट्रेसमेंट्स होंगे, ट्रेंड उतना ही ज्यादा पावरफुल होगा। इसका कारण यह है कि जब रिट्रेसमेंट्स शैलो होते हैं तो डोमिनेंट और सबडोमिनेंट प्लेयर्स के बीच पावर की डिस्क्रेपेंसी बहुत ज्यादा होती है। इसका मतलब है कि डोमिनेंट प्लेयर के पास बहुत ज्यादा पावर होती है, जबकि सबडोमिनेंट प्लेयर के पास लगभग कोई पावर नहीं होती, जिससे ट्रेंड नेचुरली और ज्यादा पावरफुल हो जाता है। मार्केट स्ट्रक्चर जितना भी इंपॉर्टेंट हो, टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ स्ट्रक्चर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उन फोर्सेस को भी एनालाइज करता है जो स्ट्रक्चर को अफेक्ट करती हैं, जैसे मोमेंटम एंड वॉल्यूम। इन्हें सिर्फ प्राइस एक्शन को देखकर एक्सेस नहीं किया जा सकता। इन फोर्सेस को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि कभी कभी प्राइस मूवमेंट दिखने में बहुत पावरफुल लगता है, लेकिन उसमें इनफ मोमेंटम नहीं होता जो उसे सपोर्ट कर सके। मोमेंटम, वॉल्यूम और प्राइस एक्शन के बीच के रिलेशन को समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि यह मार्केट की असली स्ट्रेंथ को समझने में मदद करता है। क्लासिक वॉल्यूम टूल्स जैसे कि वॉल्यूम हिस्टोग्राम अक्सर प्रॉब्लमैटिक होते हैं क्योंकि वे मार्केट डेटा को पूरी तरह से रिवील नहीं करते। एडवांस्ड वॉल्यूम स्टडी, जिसे ऑर्डर फ्लो एनालिसिस कहते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स, साथ ही सप्लाई और डिमांड जोन को वैलिडेट करने में बहुत मददगार होती है। अब हम मार्केट स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके कुछ सिंपल ट्रेड सेटअप्स को देखेंगे। हमने पहले ही एस्टैब्लिश कर लिया है कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग की बजाय पुलबैक ट्रेडिंग करना ज्यादा बेहतर होता है।
इसीलिए हमें यह समझना ज़रूरी है कि पुलबैक को कैच करने के अलग अलग तरीके क्या हैं। इसमें चैलेंजिंग बात यह है कि पुलबैक कई तरीकों से हो सकता है। अगर आप इस पर और डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरे पास एक वीडियो है जिसमें पुलबैक को पूरा एक्सप्लेन किया गया है। इस पहले एग्जाम्पल में हम नॉन फेलियर स्विंग के बाद पुलबैक को एनालाइज करेंगे। यहां हमारे पास निफ्टी का 1 आवर चार्ट है। अगले स्लाइड में नॉन फेलियर स्विंग को हाईलाइट किया गया है। पहले एक लोअर लो, फिर उसके बाद एक हायर हाई। जब यह पैटर्न आइडेंटिफाई हो जाए तो आपको ऐसे तरीके खोजने होंगे जो आपको स्मॉलर स्टॉप लॉस और लार्जर पोटेंशियल रिवॉर्ड के साथ ट्रेड करने का मौका दें। एक तरीका है एंड्रूज पिचफॉर्क टूल का इस्तेमाल करना, जिसे हाई, लोअर लो और हायर हाई पर प्लॉट किया जाता है। इस केस में पिचफॉर्क की सेंटर लाइन पुलबैक को इंडिकेट कर रही है। ध्यान दें कि सेंटर लाइन को टच करने वाली कैंडल का लोअर लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यही वह इंडिकेशन है जिसे देखकर ट्रेड को फ्रेम किया जा सकता है। एक और तरीका सिंपल फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का इस्तेमाल करना है, जिसे नॉन फेलियर स्विंग की लार्जर लेग पर प्लॉट किया जाता है। यहां हम देख सकते हैं कि प्राइस रिट्रेस होकर 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल पर रिएक्ट कर रही है, जो एक बहुत कॉमन रिट्रेसमेंट लेवल है। अगर हम फ्रैक्टल मार्केट स्ट्रक्चर को एनालाइज करें तो हमें इसके अंदर एक और नॉन फेलियर स्विंग देखने को मिलता है। ये लार्जर नॉन फेलियर स्विंग है और उसके अंदर एक छोटा नॉन फेलियर स्विंग है। ध्यान दें कि लार्जर नॉन फेलियर स्विंग के बाद पुलबैक वहीं रुकता है जहां छोटे नॉन फेलियर स्विंग का लास्ट लो ब्रेक हुआ था। पुलबैक पकड़ने का एक और तरीका है एक सिंपल चैनल बनाना। अगर हम दो हाइस को कनेक्ट करें तो हमें एक एंगल मिलेगा जिसे लो तक डुप्लीकेट किया जा सकता है। यहां हम देख सकते हैं कि चैनल की लोअर लाइन पुलबैक को बहुत अच्छी तरह कैच कर रही है। इस तरह कई अलग अलग तरीकों से पुलबैक को पकड़ने की पॉसिबिलिटी होती है। अब हम एक और एग्जाम्पल पे आते हैं जो बैंक निफ्टी के 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर बेस्ड है। इस इमेज में हम देख सकते हैं कि यहां एक डबल टॉप का फॉर्मेशन हो रहा है। डबल टॉप को ट्रेड करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम पहले ही दूसरे टॉप को एंटिसिपेट करें और प्राइस एक्शन के बिहेवियर को ध्यान से देखें। इस केस में जब प्राइस पहले टॉप द्वारा बनी रेजिस्टेंस तक पहुंचती है तो एक रिएक्शन होता है। कुछ लोग इसे इन्वर्टेड हैमर कहेंगे, कुछ इसे पिन बार कहेंगे और हम इसे फ्रैक्टल बार कह सकते हैं। कभी कभी एक सिंपल रिएक्शन ही ट्रेड को फ्रेम करने के लिए काफ़ी होती है। अगर आपको कॉन्फर्मेशन के लिए और इंडिकेशन चाहिए तो आप मॉडिफाइड शिफ्ट पिचफॉर्क को सबसे इंपॉर्टेंट एक्सट्रीम्स पर प्लॉट कर सकते हैं, फिर इसे ऊपर की ओर डुप्लीकेट कर सकते हैं। इससे यह साफ दिखता है कि डबल टॉप मार्केट एज पर बन रहा है। एक और क्विक एग्जाम्पल है एंकर्ड वीवैप को पहले टॉप पर प्लॉट करना। यहां हम देखते हैं कि प्रोमिनेंट अपर शैडो वाली कैंडल जो दूसरा टॉप बनाती है एंकर्ड वीवैप की 2 सिग्मा लाइन को लगभग एग्जैक्ट टच कर रही है। ध्यान दें कि यह एक डाउन ट्रेंड है जो इस ट्रेड के ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट को सपोर्ट करता है। तीसरे और फाइनल एग्जाम्पल में हमारे पास निफ्टी का 4 आवर चार्ट है। इस केस में मैं आपको वी बॉटम पैटर्न दिखाना चाहता हूं, जिसे क्लाइमैक्स भी कहा जाता है। वी बॉटम पैटर्न आमतौर पर एक तेज डाउनसाइड मूवमेंट से पहचाना जाता है, जिसमें लगातार कई बियरिश कैंडल्स होती हैं। फिर अचानक यह पैटर्न ब्रेक होता है, जो अलग अलग तरीकों से हो सकता है। इस स्पेसिफिक एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि बेरिश कैंडल्स की एक सीरीज के बाद अचानक एक बड़ी बुलिश कैंडल बनती है। यह सिग्नल देता है कि वी फॉर्मेशन एग्जॉस्शन पॉइंट पर पहुंच चुका है। जितनी अधिक लगातार कैंडल्स एक डायरेक्शन में होंगी और जितना क्लियरली ये पैटर्न ब्रेक होगा, वी पैटर्न या क्लाइमैक्स उतना ही अधिक रिलायबल होगा। इस केस में हम देख सकते हैं कि ट्रेड आइडिया सफल रहा, लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि रिवर्सल कई तरीकों से हो सकता है। कभी कभी यह आउटसाइड कैंडल से होता है, कभी इनसाइड कैंडल से, कभी कभी कैंडल मूवमेंट बहुत स्मूथ होता है और कभी कभी डिसेप्टिव प्राइस एक्शन या छोटे ट्रैप पैटर्न्स भी बन सकते हैं जो आपको स्टॉप आउट कर सकते हैं, भले ही आपकी मार्केट डायरेक्शन सही हो। यही इस कोर्स को समाप्त करते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर इससे कहीं ज्यादा डेप्थ टॉपिक है, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो ये एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी। अगर आप एडवांस्ड प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रैटेजीज को समझना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर और वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो लाइक बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस एक्टिवेट करें, अपने विचार कमेंट सेक्शन में शेयर करें और इस वीडियो को अपने ट्रेडिंग कम्युनिटी के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। टेक केयर।